नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। जैसा कि हम जानते हैं, आज है सैटरडे और ऑलिव बोर्ड ने लाइव मॉक टेस्ट कराया है। ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, वो भी फ्री, जिसको आप 8 से 9 मार्च तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, 25 के 25 क्वेश्चन, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है। और आज 8 तारीख है, आज मदर्स डे है, तो सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए देखिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, किसी भी एग्जाम्स की पीडीएफ, एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की पीडीएफ या फिर करंट अफेयर, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सब पे जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आज टेस्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये याद रखना है, सही है। तो कहता है कि सरकम सेंटर जो होगा आउटसाइड होगा अक्यूट एंगल का। फिर कहता है सरकम सेंटर जो होगा इनसाइड होगा ऑब्ट्यूज एंगल का। सरकम सेंटर क्या होगा, राइट एंगल का ऑन द ट्राइंगल होगा। तो देखिए, इसका आंसर तो जो सही है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही इसका आंसर सही होगा, ये दोनों गलत हैं। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूँ ट्राइंगल के बारे में, जिससे कि आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारा, है ना। और ये आप यहाँ से सपोज कीजिए ये रहा। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सरकम सेंटर, ये हो जाता है हमारा क्या, सरकम सेंटर। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो ये हो जाता है हमारा क्या, सेंट्रॉइड। ये हो जाता है हमारा ऑर्थो सेंटर। और इन सेंटर जो आ जाता है ना, वो हमारा सीधा इधर आ जाता है इसके सरकम सेंटर के, तो ये हो जाता है हमारा इन सेंटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। तो देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि इसको मैं एक इस तरीके से एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। आप देखिए, जो सेंट्रॉइड होता है वो इधर आ जाता है, इन सेंटर जो होता है वो इसके इधर आ जाएगा, और जो सरकम सेंटर होता है ना, वो आपका होता है यहाँ पे ट्राइंगल के बाहर। ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल में इधर। ठीक है। अगर मैं तीसरा एंगल बात करूं, तीसरा ट्राइंगल वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, ये एक सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैं आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो जो आपका सरकम सेंटर होगा वो होगा आपका इधर ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, यही हमारा सही आंसर था। ये इन सेंटर हो गया, इधर आपका आ जाता है ये बीच में सेंट्रॉइड, और ये जो एंगल होगा आपका पॉइंट होगा, ये होता है आपका क्या, ऑर्थो सेंटर का। ठीक है। ये तो होगा आपके 3 ट्राइंगल। मैं आपको साथ ही 2 ट्राइंगल और बता देता हूँ, जिससे कि आपको सारा कंप्लीट हो जाए ट्राइंगल का, कि सेंटर आपके कहाँ होते हैं। ये हम करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो आप सब जानते हैं, जैसे कि ये होता है आपका ऑल्टीट्यूड, ये होता है आपका पॉइंट, और यही आपका क्या हो जाता है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड। ठीक है। और एक ट्राइंगल और बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं क्या, आइसोसीलस ट्राइंगल। ठीक है। आइसोसीलस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ठीक है। ये हो जाता है आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, सरकम सेंटर, ये हो जाता है आपका सेंट्रॉइड, ये हो जाता है आपका इन सेंटर, और इधर आ जाता है आपका ऑर्थो सेंटर। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आप मत देखिएगा, ये इन जनरल जो मतलब आप इन टोटलिटी बोला जाए कि आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये उसके लिए ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके अंदर आपको डिस्टेंस नहीं देखना है कि कौन किसके नज़दीक कितना है, कितना, वो आपको मेजरली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर के नज़दीक है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे अभी पूछा कि कौन सा जो सेंटर है वो कहाँ पड़ता है, तो इन ट्राइंगल, ऑन ट्राइंगल या फिर आउटसाइड ट्राइंगल। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आपने कॉपी में लिख
लीजिएगा, आप इसको एक तरीके से इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या कहता है कि सर्कम सेंटर विल बी ऑन द ट्राइंगल इफ इट इज राइट एंगल। राइट एंगल पे जो होता है सर्कम सेंटर वो ट्राइंगल के ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही आंसर है सी वाला, तो यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी किसी काम को 4, 8, 10 दिन में कर लेते हैं, सभी करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद ए और बी छोड़ देता है, तो सी जो है बचे हुए काम को करता है। तो ये बताना है कि बचा हुआ काम सी के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 4, 8, 10 इनका अगर जब आप एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाता है, ये हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ये 10 में चला गया, 8 से ये 5 में, 10 से ये 4 में, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर अगर हम बात करें 2 दिन में ए बी सी कितना काम कर लेंगे, ये 15, 4, 19, तो यानी कि 38 का काम वो कर लेंगे, ठीक है। 38 यूनिट का काम वो कर लेंगे। बाकी बचा 2 यूनिट का काम सी को करना है, 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो ये कितने दिन में कर लेगा, आधे दिन में, हाफ डे में। तो इसका आंसर जो सही आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 1/2 डेज। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो क्या पूछा गया था कि 1070 की वैल्यू जो है 2a दे रखी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ट्रिगो में थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब डीप नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, एंगल्स की, कि एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसको, कि कौन सा फंक्शन कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप अगर आपने को समझना है तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इन वीडियोस को देखिए और समझिए कि मैंने इसको कितना डिटेल में समझा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हाँ हो क्या रहा है। देखिए 10-290 डिग्री, इस 10-290 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 10-290 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिग्री -70 डिग्री, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, हैं, और ये मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ये बोल दूँ, है ना, या फिर मैं इसको ये बोल दूँ 10-2π -70 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है -1070 डिग्री, ठीक है, ये होता है। अब आप देखिए 10-340 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10-340 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ कि 270 डिग्री +70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3π/2 +70 डिग्री, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है किसके, -cot 70 डिग्री के, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इसको मैं फिर मिटा दूंगा। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2 90, ये होता है π 180, ये होता है 3π/2, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है 2π। और हमेशा याद रखना है कि हम इसके अंदर घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, और जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए ऑल, यहाँ होता है साइन और कॉसेक, इसका उल्टा पॉजिटिव होता है। यहाँ होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ होता है ऑल साइन, यहाँ पे इसको यहाँ होता है 10 का, यहाँ होता है 10 और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ होता है कॉस और यहाँ सेक पॉजिटिव। बाकी सारे यहाँ जो लिखा है वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो देखिए ऑल साइन 10 कॉस के हिसाब से इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि हम यहाँ 2π में से 70 माइनस कर रहे हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो हम इस तरफ की तरफ मूव करेंगे, तो ये 2π हो गया। 2π में से हमने माइनस करा तो यहाँ कॉस सेक का ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। और यहाँ याद रखिए कि पाए का जो नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है n से, इंटीजर नंबर से, जैसे n है ना, n प्लस माइनस कुछ भी हो जाए तो पाए के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे नहीं बदलते, जो 10 है वो 10 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जितना बता रहा हूँ उतना आप समझ सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए 340 डिग्री में यहाँ पे मैंने लिखा है 3π/2, तो ये हो गया 3π/2, और यहाँ बात हो रही है प्लस की, देखिए यहाँ बात हो रही है प्लस की, तो प्लस के लिए हम ऐसे मूव करेंगे, तो हमने मूव किया है इस साइड में, तो 3π/2 प्लस, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट नेगेटिव, तो यहाँ हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, चेंज क्यों हो गया, जो पाए का मल्टीपल है वो इंटीजर नहीं, वो फ्रैक्शन में है ना, 3/2 1/2 है ना, 5/2, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 की जगह क्या हो गया, कॉट, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ मैं आपको फटाफट बता दी यहाँ पे। और
जो है मैं अब आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि यहाँ पे सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया डिलीट। देखिए अब आप इसको वैल्यू को यहाँ पे रखें। ठीक है, 10 290 की जगह मैं रख देता हूँ -10 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cot 70 डिग्री। और यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस यहाँ -10 70 डिग्री और यहाँ हो जाता है -cot 70 डिग्री। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 10 से cot कट गया, तो ये 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए 70 डिग्री की जगह पे मैं लिख सकता हूँ -2a। ठीक है, और यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 है। ठीक है, cot 70 ये हो गया, अब नीचे आ जाएगा हमारा 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4a² + 1/2 और ये वाला 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 4a² 4a। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया हमारा ऑप्शन सी के, 1 - 4a² 4a। इतना टाइम नहीं लगता आपको, ये सब समझाने में बताने में टाइम लगा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, बट हाँ ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया था, तो मैं इसको a/b को जो है मैं 3x/2x लिख के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 3x + 3 और ये हो जाएगा मेरा कितना 12 हो जाएगा, सॉरी 12, क्योंकि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 4x - 6 है ना। तो ये बराबर हो जाएगा मेरा 3/4 के। तो देखिए 12 चौक 48x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 12x हो गया और ये -6 18। ठीक है, तो जब आप x वाली चीज़ को कट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 20 हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 है ना, 26x, यही हो गया ना 48 12 और ये हो जाएगा 4x। यहाँ एक मिस्टेक होगी, ये 36x हो गया, 36x = -30 हो जाएगा है ना। इधर आके जब आपको प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -30/36। तो ये 6 से 5 बारी में, 6 से 6 बारी में, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। और जब इसको प्लस करना होगा तो 3 2 5, 5 गुना -5/6, तो ये हो जाता है -25/6। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, -25/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस ट्रेपीजियम का है, दोनों पैरेलल साइड 11 15 दे दी है, हाइट दे दी है प्रिज्म की, वॉल्यूम दे दिया है और डिस्टेंस पूछता है पैरेलल लाइन के बीच का। तो देखिए प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया प्रिज्म का एरिया कितना होता है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये कितना हो जाता है, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हाइट यही हमको निकालनी है। और ये बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है प्रिज्म की 13। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगी किसके, ये बराबर हो जाएगी हमारे वॉल्यूम के। तो ये 3 2 1 1, ठीक है ना, 12 से ये 13 बार चला गया, 13 से आप इसको काट देंगे यहाँ पे, तो ये कितनी बारी में 2 4 और 7 बारी में चला गया। फिर 13 से इसको काट देंगे तो एक बारी में चला जाएगा 26 और 6 4 9 17 हो जाता है 117। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी किसकी, डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन ये इन दोनों पैरेलल साइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कार 46 किलोमीटर जाती है 1/6 घंटे में किसी आवर के। तो देखिए इसके अंदर ना मैं टाइम को क्या करता हूँ 60 मिनट मान लेता हूँ। ठीक है, 60 मिनट। और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस की बात की जाएगी तो 46 50 और ये 25 हो गया है ना। तो 75 और 40 हो जाता है आपका 121, ये हो गया। अब 1/6 1 घंटे का अगर किया जाए तो 10 मिनट हो जाता है। 2/3 किसी आवर का किया जाता है तो 3 से ये 20 बारी में और ये 40 हो जाता है। और 1/12 किया जाता है तो 5 हो जाता है। और इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 121 × 60 और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 55 हो जाता है। तो 5 से 11 बारी में, 5 से ये 12 बारी में, 11 से ये 11 बारी में,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 132 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर y दे दिया है, y पे राइट एंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम कह लेते हैं क्या, WYX। ठीक है, x ये हो गया, ये इस तरीके से राइट एंगल, और YZ इज परपेंडिकुलर टू XY। तो देखिए यहाँ से एक ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है और ये है Z। और क्या कहता है XZ ये 5 सेंटीमीटर है और ZY ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ बताना है किसकी, XY की, किसके बीच में आएगी। देखिए इसका एक फॉर्मूला, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है, ये आप इसको याद रखें। ठीक है, ये रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि XY का स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, XZ के मल्टीप्लाई ऑफ XW के, है ना। और जो YW का स्क्वायर हो जाता है वो बराबर हो जाता है YZ के और XY बोल लीजिए YX। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये दोनों ठीक है सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कहता है क्या कि ये XY का स्क्वायर इज इक्वल टू XZ, 5 इंटू 7 5 12, तो ये हो जाता है 12 पंजे 60, है ना। तो XY जो होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे XY जो हो जाएगा वो 2√15 हो जाएगा। ठीक है, 2√15 हो जाएगा। तो ये जो आएगा ना, ये 3.5 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये जो इनका जो नंबर होगा ना वो 7 से ज़्यादा होगा, है ना, 7 से ज़्यादा होगा और 8 से कम होगा। 7 से ज़्यादा और 8 से कम, तो इसका एकमात्र ऑप्शन यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 7 और 8 के बीच में होगा ये, है ना। 3.5 का जो आप स्क्वायर करते हैं, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, ये होता है 12 25, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 2 4 2 2। तो देखिए ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या करा है, मल्टीप्लाई क्यों किया वैसे, है ना। तो ये हो गया ना XY 67, एक सेकेंड, है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया क्यों। ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा, है ना। 3.5 को 2 से इंटू करेंगे तो आप 7 और 9 के बीच में आएगा, 7 से बड़ा आएगा आपका ये। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करते हैं, है ना, तो ये हाँ मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि इसका प्रोडक्ट ये 15 लाने के लिए, है ना। हाँ, तो 12.5 से ये होता है ना 12.25, तो देखिए इससे बड़ा ही है, तो अभी 15 से छोटा ही आ रहा है, तो यानी कि 3.5 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए मैंने इसका जो स्क्वायर करके आपको बताया था। ठीक है, तो 3.5 से बड़ा होगा, इसका मतलब 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा पर 8 से छोटा हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है, 16 15 से बड़ा है तो 8 से कम होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि X ओवर मैच है जिसमें रिक्वायर्ड रन रेट है जीतने के लिए 11.5 और 7 का रन रेट है 6 ओवर ख़त्म होने पे। ठीक है, हमें X की वैल्यू निकालनी है और इंटीजर पार्ट ही सिर्फ कंसिडर करना है X का। यदि रिक्वायर्ड रन रेट 6 ओवर के बाद जो है 15 है, तो देखिए X ओवर का मैच है और रन रेट कितना चाहिए हमको रन रेट चाहिए 11.5 का। तो देखिए 11.5 से आपको X ओवर तक मारने हैं, 11.5 रन आपको प्रति ओवर X ओवर तक मारने हैं, तो टोटल रन इतने हो गए। अब आप यहाँ देखें कि 7 का रन रेट है 6 ओवर तक, तो 7 का रन रेट 6 ओवर तक प्लस कर लेते हैं कि अब आपका देखिए ये इस X ओवर में से 6 ओवर तो निकल गए जी। ठीक है, अब आपको कितना रन चाहिए जीतने के लिए, प्रति ओवर 5, ये हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 11.5x। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड आके हो जाएगा 48 और इधर आ जाएगा आपका कितना, ये 15x में से 11.5x गया, तो ये हो जाता है आपका 3.5x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं 48 गुणा 10/35 कर लेता हूँ, तो 5 से 7 बारी में, 5 से 2 बारी में
और ये 96/7 हो जाएगा, और 7 से इसको मैं काटूंगा तो एक बारी में ये 2 26 हो जाता है, 7 या 21 हो जाएगा ना, 21 देखिए 13 ही ऑप्शन है, 13 से ऊपर अगर राउंड ऑफ करता तो 14 कोई ऑप्शन नहीं, तो 13 ही ऑप्शन है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी है ना, 13 ऑप्शन, यानी कि 13 ही ओवर का मैच चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 दे दी है। ठीक है, और यहाँ पे और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सेक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस का उल्टा, तो मैं इसको कॉस को सी ही लिखूंगा। और टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 3 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर इधर जाके इधर हो जाएगा। इस कॉस साइन स्क्वायर की जगह में पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो जाता है, 4 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 हो गया, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1/2, और यहाँ से जब हटेगा तो √2 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो कॉस थीटा को हम 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 45/3, तो 3 से ये 15 बारी में 15 दूनी 30, तो 1030 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 1/√3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टेबल दे दी है आपको यहाँ पे, है ना, जिसमें पीपल जिन लोगों ने हॉटस्टार पे मूवी देखी है और जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है, कौन से मंथ में, ये 4 मंथ में। ठीक है, आप पूछता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच हॉट स्टार पे जुलाई और अगस्त। तो देखिए जुलाई और अगस्त में हॉट स्टार पे कितना है, ये 4500। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच नेटफ्लिक्स मूवी सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में जो नेटफ्लिक्स पे देखी, तो ये हो जाता है हमारा 7.5। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, देखिए ये 2 से चल के 15 से 3 बारी में, 15 से ये कितनी बारी में, 5 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, 20 या 60। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 60%, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू दिस डज टू दिस। तो देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता हमने, ये इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/6 इंटू, बस ये याद रखना है कि ये लास्ट वाला टर्म जो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, बस यही हमको करना था। इसका जो आंसर आएगा वही आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन। तो देखिए 23 5 से ये चला गया इतना बारी में, और 6 18, तो इसका आंसर आता है 1/18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1/18, यानी कि ऑप्शन ए 1/18 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गिवन कैंडिडेट अपीयरिंग, अच्छा टोटल नंबर अपीयर्ड और जो पास हुए। अब ये कहता है कि रेशियो निकालना है, कैंडिडेट डिड नॉट पास 2015 में। तो देखिए 60 का डिड नॉट पास हो गए 40, तो जो फेल हो गए होंगे वो 60%। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है किसका, डिड नॉट पास 2017 में। तो ये हो गया 120, और 55% पास हुए, तो 45% फेल हो गए होंगे। परसेंट के साइन से परसेंट के साइन चला गया, 15 या 45, 15 से 4 बारी में, 60 से कितनी बारी में चला जाएगा, 2 बारी में, 2 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में, तो 2:3 इसका आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:3, यानी कि ऑप्शन सी 2:3 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि टोटल कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, CSA करना है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, 10 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, डायमीटर 126, हाइट दे दिया। तो देखिए टोटल क्या होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, r क्या है 126, तो ये हो जाता है 63, इसका आधा 2πr/h, h कितना दे रखा है 8, और 2πr/h ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और 10 से करना है। तो देखिए 7 से ये 9 बारी में चला गया। अब इसको हम कर लेंगे किससे, बाय यूनिट डिजिट, क्योंकि मेरी नज़र जो थी इन सब के ऑप्शन पे भी थी, साथ के साथ सब अलग हैं। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 16, और 8 48, तो यानी कि 8 आएगा, और 0 तो आना ही आना है। 8 0 वाला हमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी है ना, 3160, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्कल दे दिया है KMO, यानी कि ये हमको x दे दिया है, KNO यानी कि ये हमको x-10 दे दी है, और दिखाना है हमें x की वैल्यू। देखिए ये अगर 140 है हमारा,
तो ये हो जाता है हमारा कितना 70, इसी का तो दुगना दुगना होता है ये, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि ये जो आइडेंटिटी होती है ये रिजल्ट है, आप इसको याद रखें, ठीक है, ये रिजल्ट को, कि इनके जो एंगल के सम होते हैं 70 प्लस एक्स प्लस ये वाला x माइनस 10 ये बराबर हो जाता है इसके चौथे एंगल जो आपका होगा उसका रिफ्लेक्स, यानी कि बाहर वाले के बराबर, है ना। तो देखिए 2x हो जाएगा, 70 में से 60 गया, 70 में से 10 गया 60, 140 में से 60 जाएगा तो ये कितना हो जाता है आपका 80, तो 2 से ये चला जाएगा 40 बारी में, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, तो x की 40 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, है ना, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये सिंपलीफाई करना है, तो 2 से 2 4 और एक 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2/5, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17, तो ये हो जाएगा हमारा 5/17 और ये हो गया 4, 68, 68 और 68 और 2 ये 73, 73, 77 बटे ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है ना। ये हमारा आ गया क्या ऑप्शन सी 73/17, ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि लीनियर इक्वेशन दे रखा है, देखिए इसको मैं बता देता हूँ आपको, हर बारी बताता हूँ, a1x b1y और प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0। c1 दोनों में या तो इस साइड लिखाओ इक्वेशन के या फिर इक्वेशन के इस साइड लिखाओ, अगर नहीं लिखा तो हमें पहले क्या करना है, एक साइड करना है। फिर आता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ऐसी दो इक्वेशन दे दी है तो जो नो सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है ना, कंडीशन होती है, वो होती है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 नॉट इक्वल टू बराबर c1 बराबर c2। तो ये आपको रिजल्ट है, ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 3 होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, उसके भी समय समय पे मैंने बताए हैं, आगे भी आपको बताऊंगा, ये सिर्फ नो सॉल्यूशन का है। अब आप देखिए a1 का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे मैं 3/m1 माइनस m-1 लिख लेता हूँ, ये 5/m+3 लिख लेता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है किस वैल्यू के लिए m की, तो बस इतने में सॉल्व हो जाएगा हमारा 3m+9 और ये 5m-5 हो जाएगा, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, अगर दोनों साइड करके करें 2m हो गया, ये इधर और ये हो गया 14, तो 2 से ये चला जाएगा कितना 7, तो m की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, m की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए फैमिली है जिसके पास 4 कमाने वाले मेंबर है PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है। 2011 की अगर मैं बात करता हूँ 2011 की, तो PQRS की टोटल इनकम क्या है, देखिए 25%, 35%, 10 30, तो 30 10 40 और ये 30 20 50 60, तो यानी 100% हो गई। तो मैं मान लेता हूँ ये 25 रुपये कमाता था, ये 35 रुपये कमाता था, ये 10 रुपये कमाता था और ये 30 रुपये कमाता था। अगर उन्होंने 40% स्पेंड करा अपनी इनकम का, सेविंग को उन्होंने सेव कर लिया, ठीक है, तो अब कह रहा है 2012 में P की सैलरी 20% बढ़ गई, Q की सैलरी 20%, R की सैलरी 10% घट गई, S की सैलरी भी 20% घट गई। तो 2012 के अंदर व्हाट परसेंट ऑफ द फैमिली शुड दे स्पेंड टू सेव 5% ज़्यादा, सेविंग 5% ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है सेविंग और यहाँ हो गई है इनकी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं 40% अपना स्पेंड कर देते हैं, 40 रुपये स्पेंड करके 60 रुपये बचा लेते हैं। अब P की सैलरी जो बढ़ गई है 2012 में, वो क्या हो गई है, P की सैलरी हो गई है, एक सेकेंड, P की सैलरी हो गई है आपकी क्या, P की सैलरी हो गई 20% बढ़ गई, 20% है ना, 20% का बढ़ना। तो 20% का बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1 पे 5, 1 पे 5 यानी कि 6/5 हो गई, है ना, 6/5 हो गई, तो 5 से 5 25 हो गया और 6 पंजे 30, तो 30 रुपये हो गई इसकी सैलरी। अब Q की सैलरी क्या हुई है, Q की सैलरी भी आपकी क्या करी है, 20% बढ़ी है, 20% बढ़ना, है ना, 20% बढ़ना वही 6/5, तो 5 से 7 बारी में और 7 से 42, ये हो गया। R की सैलरी अगर बोली जाए तो डिक्रीज हुई है 10% डिक्रीज हुई है, तो अब ये 1 की कमी 10 पे, तो 9/10 हो जाती है, तो अगर वो 10 रुपये कमाती थी तो अब वो 9 रुपये कमाएगी। और वहीं पे S की सैलरी भी डिक्रीज हुई है 20% से, 20% की घटाव का मतलब क्या होता है,
5 पे 1 का घटाव यानी 4/5, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। 5 से ये 6 बारी में गया, 6 चौक 24, तो ये 24 रुपये कमाया। तो अब देखिए आप इनकी कि इनकम कितनी हो गई। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये 80-50 हो जाएगा, 8-2 है ना, 50, 80, 80, 100, 104 और ये 105 रुपये हो गई इनकी इनकम। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो बोलते हैं कि व्हाट टोटल इनकम शुड दे स्पेंड टू सेव 5% मोर। सेविंग में 5% ज़्यादा है। 5% ज़्यादा का मतलब कितना होता है, ये आपका 20 पे 1 ज़्यादा, 21/20, तो यानी कि 20 को 3 बारी में 3 थे 63। अगर वो 60 रुपये पहले सेव कर रहे थे तो अब वो 63 रुपीज़ सेव करेंगे, तो 105 में से 63 गया तो ये कितना बच जाता है आपका, 105 में से 63 गया तो 42, है ना, 42 बच गया। तो यानी कि अब वो 42 रुपये सेव कर रहे हैं किस पे, 105 पे, तो ये कितना 100। ठीक है, तो ये 5 से 2 बारी में, 5 से 1 बारी में, 5 से 2 बारी में, ये यहाँ से 2 बारी में, तो आ जाएगा कितना 40%। तो यानी कि अब वो अपनी इनकम का कितना सेव कर रहे हैं, अब वो अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं 40%। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ये। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो ये 1/x + 1 हो गया और ये x + 1/x - 1 इज इक्वल टू 5/4, है ना। पूरी इक्वेशन को इस साइड में ऊपर नीचे x कॉमन ले लिया और फिर x काट दिया। अब आप देखिए ये, इसको मैं p मान लेता हूँ, है ना, इसको मैंने p मान लिया, इसको भी मैंने p मान लिया, इसको कंप्लीट को। तो देखिए 4p + 4 इज इक्वल टू 5p - 5। तो p की बराबर अगर हम करें तो ये क्या आ जाता है, 9। p का मतलब क्या है हमारा, x + 1/x की वैल्यू 9, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 - 2 यानी कि 79। तो इसका सही आंसर क्या है, 79, यानी ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 54 बुक्स और 24 पेंसिल जो है 960 रुपये की आती है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है 9 बुक और 4 पेंसिल का। तो देखिए इसको हम सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। 6 से करेंगे तो 9, इसको करेंगे तो 6 चक 24, 4 पेंसिल, तो 6 कम 6 36, सॉरी 6 कम 6 हो जाएगा 36 और ये 160 रुपये में आएगी। तो 160 में आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेक की वैल्यू इतनी। तो देखिए एक सेक की कौन सी डिग्री पे ये √2 आती है, वो आती है 45 डिग्री पे। तो बीटा/2 कितना हो जाएगा, वो भी 45। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप रखेंगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, और यहाँ पे आप रखेंगे 90 तो ये 30 60, तो यानी कि cos 60 की वैल्यू भी होती है हाफ। तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ सेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12% अगर टोटल सेलिंग प्राइस जो है अलग अलग प्रोडक्ट का सिंगल कस्टमर के द्वारा खरीदा जाए तो होता है कितना, 3000 रुपये से कम। अगर डिस्काउंट कर देता है 18 रुपये, यदि उनका जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो खरीदी होती है अगर वो 3000 से ऊपर होती है। ठीक है, एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 900 है, अगर वो रिया को बेची जाए कितने पे, 9% मार्जिन, यानी उसके ऊपर 9% कमाने गए, यानी 900 रुपये पे और 9% लगाया गया है, उसका मार्जिन लगा के बेच दिया गया। एक जैकेट है जो है 2500 रुपये की, जो रिया को बेच दी जाती है। ठीक है, 8% उसके ऊपर और प्रॉफिट लगा दिया जाता है, 2500 पे 8%। ठीक है, सेल कर दी जाती है। तो अब बताना है रिया को क्या मिलेगा। एक इस क्वेश्चन को कैसे उल्टा घुमा के पूछ दिया, जैसे लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट है। अब आप देखिए एक सेकंड, सबसे पहले तो आप शर्ट की बात करते हैं 900, है ना, 900। अब इस पे 8%, 900 पे 9% का मार्जिन है, तो यानी कि 109% पे इसको बेचा गया है। तो ये परसेंट से 2 साइन चला गया, 81, 981 रुपये में ये बिक गई, शर्ट को बेच दिया रिया को दुकानदार ने। अब बात आती है 2500 रुपये की जैकेट जिस पे 8% का मार्जिन है, तो 108% पे बेच दी। 25, देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 25 अठे कितना होता है आपका 200, तो ये 2 गया 25 25 2 27। तो देखिए ये हो गया आपका क्या, दाम। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस अब वो कितना हो गया है आपका, वो हो गया इस तरीके से
3,681 रुपये। ठीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है 3,000 से ऊपर है, तो इस पे जो डिस्काउंट लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्काउंट परसेंटेज वो होगा 18% का। तो अब आप देखिए, तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है 3,681, इस पे निकालना है हमको 82%। ठीक है, तो अब इसमें घबराना नहीं है ना। इसमें एक 6 है ना, अगर आप चाहें तो 8 1 9 4 2 6 6 7 8 9 3 हो जाता है, 8 और 1 9 4 2 6 3 9 6 3 9 4 4 ये हो गया, और 4 2 6 3 9 4 2 6। तो आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, 6 3 9 8 और 1 9 है ना, 8 2 10, तो आ गया इसका डिजिटल सम 1। तो डिजिटल सम इसका 1 आया है, 1 सेकेंड, 9 9 18, सॉरी 6 3 9 8 और 1 9 है ना, 9 9 18, ये 9 हो गया, 8 2 10, 9 एकम 9। तो देखिए डिजिटल सम इसका 9 आया है। तो जो इसका आंसर सही होगा ना, इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना बिल्कुल भी। इन केस मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि इन केस क्या होता है कि अगर दो डिजिटल सम सेम हो जाते तो मैं इसको कैसे करता। सबसे पहले मैं 3 6 8 1 का जो है ना 80% निकाल लेता। ठीक है, इसके बाद 3 6 8 1 का मैं क्या निकालता, 2%। ठीक है, सिंपली बहुत आसानी से आ जाता। तो ये मैं ऐड कर देता, और इसको भी आप ऐड करेंगे तो यही आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब इसमें पेपर थोड़ा ऐसा बनाया है कि इसमें टाइम लग रहा है, तो हम इसमें इस तरीके की चीज़ें करेंगे, डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक एलॉय है जिंक और गोल्ड का जिसमें 3:5 में है, सेकंड में ये सेम एलिमेंट 7 8 में है, तो दो को मिक्स किया जाता है किस, है ना, द रेशियो ऑफ 2 इन दी न्यू। अच्छा, किस रेशियो में दोनों को, कहता है कि इफ दीज 2 एलॉय आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू एलॉय इन विच 2 एलिमेंट आर रेशियो। तो देखिए जो नया एलॉय है उसमें जो रेशियो आते हैं ना, वो कितने में आते हैं, 5 और 7 अनुपात में। तो ये बताना है कि किस रेशियो में बनाए गए हैं, रेशियो ऑफ दीज 2 एलॉय इन दी न्यू एलॉय, है ना। एक सेकंड, क्या कहता है कि जिंक और इतना है सेकंड एलॉय में, इफ दीज 2 एलॉयज आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू एलॉय इन विच 2 एलिमेंट्स आर इन दी रेशियो 5 7। नहीं, देखिए नए एलॉय में तो इनका रेशियो आ गया, तो रेशियो ऑफ दीज 2 एलॉयज इन दी न्यू एलॉयज, है ना। तो किस अनुपात में ये दोनों मिलाए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझने में टाइम लगा, क्योंकि गलत हो जाता है क्वेश्चन अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो। तो देखिए मैं इसको एलिगेशन से करता हूँ, कोई एक पकड़ लेता हूँ, मैंने क्या पकड़ा है, जिंक, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाता है 7/5, और इनको मैंने इधर ले लिया है कितना, 5 7 5 12। तो ठीक है, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ किसका, 8 15 और 12 का, तो ये हो जाता है कितना, 120। ठीक है, 8 15 12 का एलसीएम कितना हो जाता है, 8 15 12 का 120। तो यहाँ 120 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 15 से गुना कर लिया, और यहाँ मैंने ऊपर नीचे 8 से, और यहाँ ऊपर नीचे मैंने किससे गुना कर लिया, 10 से। ठीक है, तो अब मैं माइनस कर लेता हूँ, तो देखिए 50 हो जाता है, ये 45 हो गया, और ये 56, नीचे तो 120 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6। तो देखिए 6:5 में इनको मिलाया गया, पहले वाले का 6 हिस्सा लिया गया है और दूसरे वाले का 5 हिस्सा लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, 6:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बोट को 20 मिनट लगते हैं किसमें, डाउन स्ट्रीम जाने में, 35 मिनट लगते हैं अप स्ट्रीम जाने में। यदि बोट की स्पीड जो है शांत पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें स्ट्रीम यानी कि पानी की स्पीड निकालनी है, वो भी डेसिमल। ठीक है, इसके अंदर कोई अप्रॉक्सीमेशन कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सारे आंसर पास पास में। चलिए करते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के, है ना। तो अगर डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो जो स्पीड होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, है ना। तो अगर आप देखें क्या कि डाउन स्ट्रीम को मैंने ds, अप स्ट्रीम को मैंने us, इनका रेशो लेता हूँ, तो जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 20 और 35। तो इसको जब हम काट लेंगे तो ये 5 से 4 बारी में, 5 से 7 बारी में, तो जो स्पीड का रेशो आ जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 7:4। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि उसके साथ में, पानी के साथ में, है ना। तो ये x जो है क्या है, बोट की स्पीड। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बोट की स्पीड, क्योंकि हमें दे रखी है बोट की स्पीड हमको कितनी, कितनी दे रखी है हमको बोट की स्पीड यहाँ पे 12 किलोमीटर, है ना, 12। तो 12 प्लस y, और ये किसके बराबर है, 7 रेशियो 4, और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 माइनस y। अप स्ट्रीम का मतलब उसके अगेंस्ट में।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होता है 48 + 4y, ये कितना हो जाएगा हमारा 84 84 - 7y। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा 11y, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/11। तो 33 टाइम 3 टाइम 33 हो जाता है, बच गया 30 पॉइंट लगा 0, और 2 बारी में गया तो कितना हो जाएगा, है ना, नहीं हाँ 22 हो जाएगा, 22 80 80 और 7 बार 77, तो 3.28। तो 3.28 को हम क्या लिख सकते हैं 3.3 km/h। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.3 km/h। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये लाइन दे दी, फैमिलीज फॉलिंग अंडर, अच्छा अबव पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी। ठीक है, अब हमको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फॉलिंग अंडर बिलो पॉवर्टी इन द सिटी बीसी, और बिलो बीपी किसका निकालना है बीसी का, और ये डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फॉलिंग अंडर अबव पॉवर्टी एडी का। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ना ध्यान से देखें कि ये कितने गैप हैं। यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहे होंगे 5 गैप, है ना। यहाँ पे आपको 5 गैप दिख रहे हैं। तो 5 गैप का मतलब क्या है, 5 गैप का मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 5 गैप का मतलब है 20 का, तो एक गैप का मतलब हो गया 4। तो यानी कि ये जा रहा है कैसे 4 8, है ना, 12 16 20 इस तरीके से। तो हम बी का देखते हैं, बी का बिलो पावर्टी है ये पीली वाली लाइन, तो ये हो जाती है हमारी कितनी 96। ठीक है, और सी की अगर मैं बात करूं, सी की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगी मेरी कितनी तीसरी लाइन है ना, तो ये हो जाती है 4 4 8 नहीं दूसरी लाइन है, सॉरी, तो ये हो जाएगी 48। ठीक है, ये डिफरेंस लेना है हमको। और अबव पॉवर्टी का है ब्लू लाइन, तो ए में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये 56 हो जाएगा। और डी की मैं बात करूं तो ये 100 है, यहाँ पे ये 100 हो गया, तो ये 156, और इनका डिफरेंस हो जाएगा ये 144। तो सीधा सीधा अगर आप देखें तो इनका डिफरेंस आ रहा है 12। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 12 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने कितना 6400 रुपये सिंपल साधारण ब्याज पे जो है बैंक से लोन लिया एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कितना उसको अमाउंट निकालना है, पे करना पड़ेगा 19% 5 के लिए। तो देखिए 6400 का आपको क्या निकालना है 195%। सिंपल, यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, है ना। अब मैं इसको भी बाय डिजिटल सम करता हूँ। ठीक है, तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 9 कट गया, 5 और 1 6, तो डिजिटल सम आ रहा है 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 8 और 1 4 और 1 5 है इसका, 4 3 7 सॉरी 8 और 1 9 4 3 7, डिजिटल सम 7 है, 8 4 और 4 8 है। ठीक है, और 8 और 4 2 6 है। तो देखिए इसका डिजिटल सम जिसका सेम सही है वो है कौन सा है, ऑप्शन डी। एकमात्र ऑप्शन डी का डिजिटल सम आ रहा है 6, जो कि हमारा को चाहिए भी 6। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, कितने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जो कि इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। बहुत अच्छा लेवल था एग्जाम का। तो आशा करता हूँ आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। सारे सॉल्यूशन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लगे थे, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं था जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था। वो थोड़ा समझाने में टाइम लग सकता है आपको भी, अगर आपने पहली बार वो क्वेश्चन देखा है तो आपको समझने में टाइम लग सकता है। यदि आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस या पहले मॉक में आपने वैसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड और ये डिजिटल सम अप्रॉक्सीमेशन और ये इस तरीके की चीज़ें आपको आती हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इस पर रेलवे की सीरीज़ मैंने चला रखी है, उसमें मैं कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, काफ़ी टॉपिक उस पर हो चुके हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे एक सीरीज़ चल रही है रेलवे के एनटीपीसी की, जो अभी होने वाले हैं उसको कंप्लीट रिवीजन हम करा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।